सेट 12 का 12 नंबर तक हो गया था, सेट 12 का अभी 13 नंबर का क्वेश्चन है। एक्स का रेशियो दिया हुआ है 3/7 के साथ जो है वही समान रेशियो है 7/9:5/9 का। ठीक, तो पूछ रहा है एक्स का मान ज्ञात करें। तो ये तो वही हो गया ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ये मीन टर्म हुआ और ये एक्सट्रीम टर्म हुआ। बोलो हुआ क्या? तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग 5/9 से डिवाइड कर दे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। या ऐसे भी देख सकते हो x इंटू 5/9, तो 5x/9 बराबर हो जाएगा मीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन 3/7 इंटू 7/9। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3/5 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 14th का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। यदि टेन थीटा बराबर है 1/√5, टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1/√5। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको ऐसे बनाना है, देख लो ध्यान से। टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है? P/B। बोलो होता है क्या? लंब बटे क्या हो जाता है? आधार। ठीक है, तो कर्ण अगर निकालना होगा, हाइपोटेनियस अगर निकालना होगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। बोलो, तो एक का स्क्वायर परपेंडिकुलर अगर 1 है और बेस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, इस दोनों का स्क्वायर निकाल करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हाइपोटेनियस निकल जाएगा। देख लो यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कहा जाता है और इसको हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो P/B क्या हो जाता है? टेन थीटा। बोलो होता है क्या? तो हाइपोटेनियस जो होगा वो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो सिर्फ हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण बराबर निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक, अभी यहाँ से क्या आ गया 1 और यहाँ से क्या आ गया 5, तो 5 और 1 मिलके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। हमसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है क्या? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर H/P का होल स्क्वायर। ऐसा होगा क्या? अभी H का वैल्यू क्या आया? स्क्वायर रूट ऑफ 6 और P का वैल्यू क्या आया हुआ? देख लो, 1 ही आया हुआ ना। अब इस दोनों का अगर वॉल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 6/1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6/1 यानी 6। पंद्रहवें नंबर का क्वेश्चन है 143, 77 और 121 का। 143, 77 और 121 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर देख लो क्या सब दिया हुआ। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है 6 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4। ऐसा दिया हुआ है। तो महत्तम समापवर्तक होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? दी गई संख्या को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो 143, 77, 121 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या इसी में से खोज लो, आंसर लिख लो। तो फालतू का टाइम नहीं करना। देख लो 77 को तो 11 से कट ही जाएगा, 121 11 से कट जा रहा और 143 भी 11 से हम लोग काट सकते हैं। देख लो, काट सकते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 और कुछ इस भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, लिखो इसको। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या है। 1 + 2/3 किसी भी फ्रैक्शन को 1 में अगर ऐड करना हो तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड करके डायरेक्ट लिखो। 1 + 2/3 को हम लोग 5/3 लिखेंगे। ठीक है, डिवाइड करना है, फिर यहाँ पर डिवाइड करना है, ब्रैकेट के अंदर में है। तो 1 + 1/3 को हम लोग 4/3 लिखेंगे और फिर से यहाँ पर डिवाइड करना है। 2/3 में 1 ऐड करते हैं तो 5/3 लिखेंगे। लिखेंगे क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लो, ब्रैकेट के अंदर है तो ठीक है, हम इसको कर तो लेंगे। 3/5 ऐसे उल्टा हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 4/5 बचेगा। देखो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो 3/5 को ऐसे उल्टाते हैं तो 5 नीचे चलाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4/5 ये भी उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4।
ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ से 5/3 ये हो चुका है 4/5, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर 25/12। PQR किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P प्रतिदिन काम करता है। Q एवं R एक साथ एक दिन के अंतराल पर P के साथ काम करते हैं। कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? सबसे पहला काम करना तुमको ये कि PQR का इफ़िशियंसी निकाल लेना है, टोटल यूनिट वर्क निकालना है। P करता है किसी काम को 10 दिनों में और Q करता है 15 दिनों में और R करता है 30 दिनों में। तो 10, 15 और 30 का LCM क्या हो जाएगा? 30 ही हो जाएगा। तो अगर 10 दिन में P करता है 30 काम करता है तो इसका इफ़िशियंसी क्या हो गया? 3 यूनिट पर डे का, इसका इफ़िशियंसी 2 यूनिट पर डे का और इसका इफ़िशियंसी 1 यूनिट पर डे का। काम कैसे हो रहा है इसको समझ लें। यहाँ पर बोला क्या कि Q और R एक साथ एक दिन के अंतराल पर P के साथ काम करते हैं। Q एवं R एक साथ एक दिन के अंतराल पर P के साथ काम करते हैं। मतलब ये है कि P अगर पहला दिन काम किया तो दूसरा दिन Q और R दोनों इसके साथ मिलके काम करते हैं। बात समझ रहे हो क्या? क्या बोला? Q एवं R एक साथ एक दिन के अंतराल पर P के साथ काम करते हैं। तो इसका मतलब P अगर पहला दिन काम किया तो दूसरा दिन P के साथ Q और R दोनों आ गया। फिर तीसरा दिन कौन किया? P। फिर चौथा दिन कौन किया? P प्लस Q प्लस R। बोलो चल रहा है क्या? तो रिपीटेशन ये देख लो, 2-2 दिन का रिपीटेशन हो रहा है। कितना दिन का रिपीटेशन हो रहा है? तो 2 दिन का रिपीटेशन हो रहा है। P कर रहा है 2 बार काम, देख लो 3 3 6 काम और Q और R 2 1 3। तो टोटल मिला करके 2 दिन में हम लोग बोल सकते हैं 9 यूनिट वर्क हुआ। बोलो बोल सकते हैं क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं 9 यूनिट वर्क हुआ 2 दिनों में और टोटल यूनिट वर्क कितना है? 30। तो हम देखो इसको ऐसे करवाते हैं, 30 से पहले काम करवाओ। 30 से पहले वैसा संख्या लो जो 9 से डिविजिबल हो। 27 यूनिट। तो 9 तिया 27 तो 2 तिया तो 27 यूनिट काम करने में फिलहाल कितना दिन लगा? 6 दिन। लेकिन अभी भी कितना यूनिट बचा हुआ बोलो? और रिपीटेशन जब खत्म हो चुका है तो नेक्स्ट डे तो सिर्फ P ही काम करेगा ना। और जब P काम करेगा और P का इफ़िशियंसी क्या दिया हुआ? 3। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे P अकेला काम करेगा तो 3 काम करने में इसको कितना दिन लग जाएगा? और टोटल टाइम लग जाएगा इसका 7 दिन। ठीक है, टोटल टाइम इसका क्या लग जाएगा? 7 दिन। क्या हुआ? लिखो ना इसको। इससे रिलेटेड हर चीज़ तुमको बता सकते हैं। यहाँ पर क्या है? Q और R एक साथ एक दिन पे काम कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, रिपीटेशन कुछ भी हो सकता है। P के साथ पहला दिन Q किया और P के साथ दूसरा दिन R किया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पर लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो P प्लस Q 3 3 6 6 2 8 8 1 9 वही चीज़ होगा अभी भी। अगर वही चीज़ होता है लेकिन थोड़ा सा टाइम में अंतर हो जाएगा। 9 यूनिट वर्क करने में 2 दिन का समय लगा तो 27 यूनिट वर्क करने में 6 दिन का समय लगेगा यहाँ से। ठीक है, और बचा कितना? 3 यूनिट। तो पहला दिन कौन काम कर रहा है? P और Q। तो 3 2 5 इफ़िशियंसी से 3 यूनिट काम करने में 3/5 दिन लग सकता है। ऑप्शन ये है क्या? ऑप्शन ऐसा है दिया हुआ? चलो तो इसको लिखो। हाँ, रहना तो चाहिए। कभी कभी हमको भी शक हो जाता अपने आप, समझे? हाँ, मैंने इसका कॉन्सेप्ट को समझना। मिस्टेक तो ऐसे ही होता है ना। मिस्टेक तो ऐसा होता है कि बीच बीच में GS का भी क्वेश्चन डाल दिया इसमें। अब हम क्या करें बोलो? ये तरीका समझ में आया क्या कि ये अल्टरनेट वर्क कभी भी होगा। इससे खतरनाक अल्टरनेट वर्क करवा सकते हैं। अल्टरनेट वर्क में हमेशा रिपीटेशन को पकड़ना होता है। अल्टरनेट वर्क में हमेशा रिपीटेशन को पकड़ो कि रिपीट कब से हो रहा है। ठीक है,
चलो अभी हम इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, बढ़ते फिर आगे। ये आ गया ना समझ में। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहले दिन क्यू कर रहा है 7, दूसरे दिन आर कर रहा है। पी हर दिन काम कर रहा है, पहला दिन क्यू, दूसरा दिन आर, फिर तीसरा दिन क्यू, चौथा दिन आर। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, सिर्फ रिपीटेशन को पकड़ना है। तो रिपीटेशन अभी हम लोग 2 दिन का रिपीटेशन ऐसे पकड़े। ऐसा भी कहा जा सकता है प्रत्येक दूसरे दिन पीक के साथ क्यू काम करता है और तीसरे दिन आर काम करता है। तो यहाँ पर देखो वो रिपीटेशन क्या हो जाएगा, पी तो सब दिन काम कर रहा है, प्रत्येक दूसरे दिन, तो प्रत्येक दूसरे दिन क्यू काम कर रहा है और तीसरे दिन आर काम कर रहा है। रिपीटेशन खत्म होता है, ठीक है, पी के साथ फिर पी पी पी। अब यहाँ से फिर से प्रत्येक दूसरे दिन, एक के बाद दूसरा दिन क्यू और उसके बाद फिर आर। तो इस बार 3 दिन का रिपीटेशन हो जाएगा। कितना दिन का रिपीटेशन होगा, तो 3 3 6 3 9 और 9 6 15, 15 यूनिट वर्क करवा देंगे 3 दिन में। कितना दिन में, तो टोटल 30 यूनिट वर्क करने में, 30 यूनिट वर्क करने में 3 दूनी 6 दिन लग जाएगा आंसर। तो ये तरीका है पकड़ने का, रिपीटेशन कब कब हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अठारह नंबर का क्वेश्चन, 24, 96 और 36 का एलसीएम ज्ञात करो। चाहोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन लिखा हुआ है, सारे ऑप्शन को सिर्फ चेक कर लेना है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। या हम बता देते हैं कैसे निकालना भी है। 144, 24 से कट रहा है क्या, 24 दूनी 48, तिया कट रहा है, 24 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। 36 से ये कट रहा है क्या, कट रहा है 4 बार में। 96 से देखो तो कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है, तो 144 तो कट नहीं रहा। 144 का डबल 288 होता है। अब 144 का डबल 288 होता है, तो 24 से कटेगा, 36 से कटेगा और 96 से भी कट रहा है 3 बार में, तो 288 हो सकता है। फिर थोड़ा रुक जाओ, अभी 288 हो सकता है, 144 छटा गया, 216 देख लो, 36 से तो कट रहा है ना, और 24 से भी कट रहा है, ये 9 बार में कट रहा है ना। लेकिन 96 से देखो तो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 576 तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया, 576 तो इससे बड़ा हो गया ना, 288 से बड़ा हो गया, तो इसको हम क्यों चेक करें, क्योंकि हमको छोटा वाला मिला हुआ है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल मिला हुआ, तो इसको हम चेक भी नहीं करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 288। दूसरा तरीका यहाँ पर देख लो, 24, 96, 36। एक बात तो सब में कॉमन लग रहा है हमको, 12 दूनी 24, देख लो 12 दूनी 24, 12 अठे 96 और 12 तिया 36, देख लो लग रहा है कॉमन क्या। तो 12 को 2 से गुना कर देते, देख लो 12 12 12, ऐसा भी आ सकता है, या सीधा सीधा लिख देते 12 गुना 2, लिख दिए 12 गुना 2, 12 तिया 36 है, 12 तिया तो 12 तो पहले से आ चुका है, 3 को रख लेते हैं, और 12 गुना 8 है तो 2 पहले से मौजूद है, तो सिर्फ 4 लाते हैं, बस गुना कर दो आंसर आ जाएगा। देख लो 24, 24 तिया 72 और 72 को 4 से गुना कर दो 288। थ्री रूट 5, 2 रूट 8 एंड 4 रूट 6 को अवरोही क्रम में सजाए। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ना, नीचे जा रहा है। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, समझे, बढ़ते हुए नहीं, घटते हुए क्रम में। तो करना ये है कि यहाँ पर जहाँ पर तुमको स्क्वायर रूट दिख रहा है, सब का स्क्वायर कर दो, तो जो बड़ा संख्या होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा आएगा। बोलो आएगा क्या, जो बड़ा संख्या होगा उसका स्क्वायर भी बड़ा आएगा। तो हम स्क्वायर कर देने से हमको सब कुछ देख लो क्लियर हो जाएगा। देख लो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो इसको हम लोग 9 5 45 लिखे क्या, 2 दूनी 4, 4 8 32, 32 लिखे क्या, 4 चौका 16, 16 छाके 96, 96 लिखे क्या। तो सबसे बड़ा संख्या कौन आ जा रहा है 96, तो 96 आ जा रहा है, तो 4 रूट 6 लिख लो। उससे छोटा संख्या कौन आ जा रहा है 3 रूट 5, और उससे सबसे छोटा संख्या आ जा रहा है 2 रूट 8। तो आंसर तुम्हारा यही हो जाएगा, जिस ऑप्शन में है वही तुम्हारा आंसर होगा। देख लो 20 नंबर का,
डी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ई उसी काम को आधे समय में यानी 9 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? टोटल यूनिट वर्क आ गया 18, इसका एफिशिएंसी आ गया 1, इसका एफिशिएंसी आ गया 2। बोला है क्या? दोनों मिल जाएगा तो 3 का एफिशिएंसी आ जाएगा। डी और ई दोनों मिल जाएगा तो एफिशिएंसी दोनों का क्या आ जाएगा? बोलो 3। और टोटल यूनिट वर्क है कितना? 18। तो 18 में अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों के लिए टाइम आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 6 दिन। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन देखो। जी एवं एच मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एच अकेले उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो जी और एच दोनों मिलकर के उस काम को 30 दिनों में पूरा कर रहा है और एच अकेले 50 दिनों में पूरा कर रहा है। एलसीएम क्या हो गया? 150। बोलो हो गया क्या? 30 के हिसाब से 150 काम करेगा तो 5, 50 के हिसाब से 3। बोलो हो गया क्या? तो जी और एच का एफिशिएंसी 5 है और एच का एफिशिएंसी 3 है, तो जी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा क्या? और क्वेश्चन पूछ रहा जी अकेले उस काम को, तो 2 एफिशिएंसी से 150 यूनिट वर्क होने में ये कितना दिन का टाइम लगाएगा? 75 दिन का टाइम लगाएगा। 22,000 रुपया में एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है, 1,000 रुपया अतिरिक्त ढुलाई पर, 2,000 रुपया उसको स्थापित करने पे, तो टोटल उसको खर्च कितना हो गया? 25,000। बोलो हो गया क्या? इस लेन देन में 15% लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना चाहिए? क्या विक्रय मूल्य होना चाहिए? तो 25,000 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया ना। और प्रॉफिट अगर दिया हुआ है 15%, प्रॉफिट कितना परसेंट? 15%। तो पूछ रहा क्या सेलिंग प्राइस इसका क्या होना चाहिए? तो 25,000 तो लिख दो इसको 25,000, ये हुआ कॉस्ट प्राइस। 25,000 का 10% 2,500 और 5% 1250। सारे को जोड़ दो, आंसर आ गया 25,000, 25 2 27,000, 27 1 28,750 रुपया इसका आंसर होगा। ठीक है। किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 16,000 रुपया है। उसी धनराशि पर साधारण ब्याज का 1/4 दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले यहाँ पर गौर से देखो, साधारण ब्याज 16,000 है, 8 वर्ष में 8% के दर से, तो 64% हो गया। टोटल परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 8%, 8 वर्ष में 8 × 64 और यही 64% बराबर 16,000 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से तुमको एक बात तो पता चल गया कि 100% बराबर क्या हो जाएगा? 64 का 16 चौका 64 और 4 से डिवाइड करोगे तो 250 यानी 25,000। 64 16 चौका 64, 4 से डिवाइड करोगे 1,000 में कितना हो जाएगा? 250। 250 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता? 25,000। तो प्रिंसिपल तुम्हारा पता चल गया 25,000 चल गया क्या? अब इसके बाद देख लो यहाँ पर क्या दिया हुआ, उसी धनराशि पर साधारण ब्याज की 1/4 दर। तो 1/4 दर का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 8% दिया हुआ है तो इसका 1/4 निकालोगे तो कितना परसेंट होगा? 2%। और टाइम दिया हुआ 2 वर्ष। तो इसमें से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ये क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो इसको देख लो ऐसे बना लेते हैं, 2% है 2 वर्ष में, तो 2%, 2% और 2 का 2%, 0.04%। बोलो हो गया क्या? तो 2 2 4 और टोटल को ऐड कर देंगे तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4.04%। बोलो आ गया? इसका निकाल लेंगे 25,000, इसका निकाल लेंगे, प्रिंसिपल 25,000 है ना, तो 25,000 का निकाल लेंगे। परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा, यहाँ से अगर उठा करके भेजोगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिजिट पहले, तो 404 गुना 2.5 हो गया। इसको थोड़ा और भी 4 टाइम्स इसको 4 से डिवाइड कर लो तो 101 हो जाएगा और 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1010। तो यही हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। 64% था, 8% के दर से 8 वर्ष में 8 × 64% हो गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट। परसेंटेज ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट बराबर 16,000। तो प्रिंसिपल 100% ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है, तो 100% बराबर 25,000। कैलकुलेशन कैसे हुआ? 16 चौका 64, यहाँ पर 1,000 बचा, 4 से काट दिए 1,000 को तो 250 हुआ और 250 को 100 से गुना किए तो 25,000 हो गया। प्रिंसिपल 25,000 हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 1/4 2% हो जाएगा। टाइम है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष 2% 2% 2% सिंपल इंटरेस्ट
और 2 का 2%, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी 0.04%, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4.04%। वो किसका निकाल लेंगे? 25,000 का। और जैसे ही हम लोग 25,000 का निकाले तो आंसर क्या आ गया? 1010। चिन्हों प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों को परस्पर बदल दिए जाए। यहाँ पर 45 डिवाइड करना है 0.4 से, -21 गुना 3 प्लस 1, तो प्लस वाला साइन को और गुना वाला साइन को आपस में बदल दो। तो 45 डिवाइड करना 0.4 -21, यहाँ पर प्लस कर दो 3 और गुना कर दो 1, तो क्या सब हो जाएगा? इसका आंसर क्या आएगा वो देख लो। तो पहले तो इस 3 को गुना कर दो इसके साथ, कर दिए क्या? 3 हो गया, 45 बटे 0.4 आ गया। इसको अगर हटाते हैं तो 450 आ जाएगा, आएगा 450। तो 450 बटे 4, 400 का 1/4 होता है 100 और 50 का 1/4 होता है 12.5, तो 112.5 हो गया। प्लस करते हैं हम लोग अगर 3 को और माइनस करते 21 को, तो 12 + 3 15, 15 में से 15 माइनस हो जाएगा, बचेगा 6। 100 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 94 और 94.5 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लिख लिए? जहाँ पे प्लस है ना वहाँ पे भागा लगा दो। क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि यदि चिन्हों प्लस और गुना को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तब बना दो। पैंतालीस डिवाइड करना है 0.4 -21 गुना 3 प्लस 1, तो प्लस और डिवीज़न, यहाँ पर जो प्लस और गुना को बोला आपस में बदलने, प्लस के जगह पे डिवाइड करके देखो तो इस दोनों को आपस में बदल देना। तो जहाँ पर डिवीज़न का साइन है वहाँ पे गुना हो जाएगा 0.4, 21 तो है ही, जहाँ पे गुना का साइन है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 3 से प्लस 1। अब ये तो हो गया 7, देख लो हो गया क्या? 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो एक डिजिट पहले रखेंगे तो 18 आ जाएगा, बुलाएगा क्या? और 18 में से 7 और प्लस 1, तो 18 1 19, 19 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 12। पच्चीसवां क्वेश्चन देखो। एक कार एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है, दूसरी कार उस दूरी की आधी दूरी दुगने समय में तय करता है। उनकी संगत चालों का रेशियो ज्ञात करें। एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है, एक निश्चित दूरी है, ध्यान से देखना। मान के चलो कि ए कार है और इस निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करता है, ठीक। बी कार है, दूसरा कार है, बोल रहा है उसके आधे दूरी को दुगुनी समय में तय करता है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर ए के लिए ये है, कुछ भी किलोमीटर है, अगर ये एक समय में तय करता है, 1 मिनट समय में तय करता है, तो इसके आधे दूरी को ये 2 यूनिट समय में तय करता है। तो जब आधे यूनिट दूरी को 2 यूनिट समय में तय करता है, तो पूरे यूनिट दूरी को कितना समय में तय करेगा? बोलो, करेगा ना? तो टाइम क्या हो गया? 1:4। टाइम क्या हो गया? 1:4।
तो क्वेश्चन में बोल रहा है इसके चालों का रेशियो ज्ञात करें। तो जब टोटल डिस्टेंस होता है कांस्टेंट तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड। तो रेशियो क्या हो जाएगा 4:1। हाँ इसको बोला एक कार जो है एक समान दूरी जितने समय में तय करती है, एक कार एक समान दूरी जितने समय में तय करती है दूसरी कार उसका आधा दूरी उससे दोगुना समय में तय करता है। तो पूरा दूरी तय करने में 1 समय और इसको आधा दूरी तय करने में 2 समय। तो इसके लिए पूरा दूरी तय करने में 4 समय लग जाएगा, दुगना हो जाएगा। और टाइम का रेशियो निकल गया 1:4। टोटल डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सेट 15 नहीं तो आप छोड़ दो, समझे, कल पढ़ेंगे सेट 15। आज थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब लग रहा है। ठीक है, सेट 15 1 से शुरू करेंगे कल और कल इसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कोशिश करो अब एक सेट हो जाए। लो किसका